नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। नाइजर में यूएस ट्रूप्स ने विथड्रॉ कर लिया है। यूके में राइट्स हो रहे हैं। इकोनॉमी दुनिया भर में क्रैश हो रही है और इजराइल ईरान लड़ने वाले हैं ऐसा लग रहा है। और रशिया की जो इकोनॉमी है वो तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है आज की डेट में। चाइना ने आईएमएफ लोन को मना कर दिया है और यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स मिल गए हैं। और वेनेजुएला में नए राष्ट्रपति आए हैं तो उनको बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने मानने से मना कर दिया, लेकिन न्यू राष्ट्रपति वहां पे आए हैं। तो इन सब का भारत में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आइए एक एक करके जानते हैं और समराइज वे में जाएंगे, पूरा नहीं करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और जहाँ पे जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, जनवरी में वो भारी बहुमत से जीत के आई थी। और कुछ जून में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए और उसके बाद कल यानी 5 अगस्त को उन्हें देश छोड़ के जाना जाना पड़ा। और वहाँ की आर्मी ने अब कंट्रोल हाथ में ले लिया है और कोई इंटरिम गवर्नमेंट होगी। तो देखिए, इसके बारे में आई थिंक ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा हम सब जानते हैं कि 1971 में भी जब ऐसा कुछ हुआ था, जब रेफ्यूजी क्राइसिस हुई थी, भारत को इंटरवीन करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलानी पड़ी थी। तो इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। बांग्लादेश अपना एक देश है और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अब उस पर नहीं जाएंगे। ये जानने की जरूरत है कि अगला क्या होता है, आगे क्या होता है, वो कौन से स्टेप्स लेते हैं और भारत सरकार कैसे एंगेज करती है। जो जो भी वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, नई पार्टीज या जो सरकार बनेगी। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने देखा है और काफी जो मैंने बातचीत की और पढ़ा है कि आप स्टेबल गवर्नमेंट को अगर हटाते हो, ओवरथ्रो करते हो, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है, जो सिचुएशन बनती है, उसमें और ज्यादा केओस होता है और ज्यादा इकोनॉमिक सिचुएशंस खराब होती है। इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया, और भी ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, यहाँ पे अभी तक स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं आ पाई हैं। जहाँ पर रेवोल्यूशंस हुए थे 2010 के बाद, 3-4 साल रेवोल्यूशंस के बाद वहाँ की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, अब उसको आप डिक्टेटर कह सकते हो, मिलिट्री कह सकते हो, कहना आपको कहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेबल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। भले ही वो अनपॉपुलर हो, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन नहीं, तो अभी तक हर जगह हर कंट्रीज में, कुछ में सही सही है लेकिन हर कंट्रीज में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाई है, स्टेबल नहीं हो पाई है। तो बांग्लादेश में भी ऐसा हो सकता है कि भाई सबने एक एकजुट होके किसी पर्टिकुलर पर्सन को उखाड़ तो फेंका, गद्दी से उठा उखाड़ फेंका, लेकिन उनकी क्या क्या उनके पास आगे का प्लान है, अब क्या करोगे? क्योंकि आपने गवर्निंग बॉडी को हटाया, अब आप खुद गवर्न करोगे, तो आप कैसे डील करोगे वही इश्यूज जो आपके सामने है। तो ये हमें देखने की बात है और इस पे आगे आई थिंक और इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर बात करेंगे। हाँ। दूसरा पॉइंट है, यूके में आई थिंक राइट्स हो रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हमारे मीडिया बता रहा है, भारतीय मीडिया। हमारे यहाँ रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश के अंदर, दुनिया भर में बहुत तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग झगड़ रहे हैं और कुछ हो रहा है, बाढ़ आ रही है, फ्लड्स लैंडस्लाइड सब कुछ हो रहा है। तो आई थिंक क्योंकि हम भारतीय अंग्रेजी बहुत पढ़ते हैं, अंग्रेजी बहुत बोलते हैं, अंग्रेजी का बहुत कंज्यूम करते हैं, तो हमें वो चीज़ बहुत बड़ी लग रही है। लेकिन जहां तक ऐसा दिख रहा है कि ये कोई इतना लार्ज स्केल कुछ नहीं हो रहा कि जिसके बेसिस पे बहुत कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसी चीजें यूके में पहले भी हुई है, लेकिन उस खबर को दबा दिया गया था, उस खबर को इतना बड़ा चढ़ा के बताया नहीं गया। लेकिन ये चीजें पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज इस बार अचानक से हो गया। तो ये वही बात है कि हम भारतीय को सोचना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है। हम एक अंग्रेजी बोलने वर्ड बहुत ज्यादा फोकस्ड है, हमें दुनिया भर को देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा कुछ है नहीं, इस पे इतना इंडिया पे इतना इम्पैक्ट होगा नहीं। हम्म, क्योंकि ये कुछ ही लोकलाइज्ड पॉकेट्स में ये सब हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट है कि वेनेजुएला में इलेक्शंस हुए और वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी निकोलस मादुरो की, वो दोबारा सत्ता में आ गई। और वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है नहीं माना कि भाई हम तो नहीं मानते हैं, वो सब नहीं होते हैं। अब हम उस पर नहीं जाएंगे कि कौन कौन इसको मान्यता देता है नहीं देता है। भारत के लिए वेनेजुएला एक अच्छा जो है ऑयल सप्लायर हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत ही लार्ज ऑयल एंड गैस की जो है रिजर्व्स हैं। और क्योंकि जो हमारे हम ग्रोइंग हंगरी इकोनॉमी, हमें तेल चाहिए, तो जितना हम अपनी जो है इंपोर्टर की सप्लाई डाइवर्सिफाई करेंगे उतना फायदा है। और पहले हम वेनेजुएला से जो है ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगाने शुरू किए तो हमें हटना पड़ा। और अगर वेनेजुएला से कुछ नॉर्मल सी चीजें होती है तो ये भारत के लिए फायदा है, हमारे इंपोर्ट बिल में
थोड़ा-सा घट खर्चा घट सकता है, उससे जो हमारा डेब्ट घटेगा, डेफ़िसिट घटेगा और फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ हम और डिटेल में देखेंगे कभी कि किस तरह से और जो है वेनेज़ुएला की जो ट्रैजेक्टरी है, उसका जो इंटरनेशनल मार्केट सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है और क्या वो जो ऑयल वो निकाल रहे हैं, वो भारत किस तरह से खरीद सकता है, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा होगा। तो ऐसे देखा जाए तो इलेक्शंस कंटिन्यूएशन है, कोई गवर्नमेंट सेम की सेम दोबारा आ रही है प्रेसिडेंट, तो कोई ख़ास चेंज होना नहीं है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि जो साहेल रीजन है अफ्रीका का, वहाँ पे कुछ हुआ है। देखिए माली की जो फोर्सेस है, गवर्नमेंट फोर्सेस, उनको रशिया के जो प्राइवेट मर्चेंट्री कंपनी है वागनर, वो ट्रेन करते हैं, साथ में उनके लड़ भी रहे हैं। तो उनको जो रेबल्स हैं माली के अंदर, नॉर्थ ऑफ माली, उन्होंने एम्बुश करके जो है मार दिया, काफी को पकड़ लिया गया, मार दिया गया। और ये खबर ये आ रही है कि यूक्रेन की मिलिट्री उन रेबल्स को ट्रेन कर रही है। तो माली ने जो है यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया कि वो टेररिस्ट लोगों को शरण दे रहा है या ट्रेन कर रहा है या माली के अगेंस्ट। तो माली ने यूक्रेन से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए हैं। और इस रीजन में बहुत एक चीज और हुई कि जो नाइजर रीजन है, साहेल रीजन बोलते हैं इसको, यहाँ पे पहले फ्रांस का ऑक्यूपेशन था। तो जो नाइजर है, जो कंट्री है, वहाँ पे coup हुआ था, तो नई गवर्नमेंट आई थी, मिलिट्री गवर्नमेंट। वहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस था, तो यूएस ने फाइनली वहाँ से विदड्रॉ कर लिया है। फ्रेंच के प्रूफ देते हुए उन्होंने विदड्रॉ कर लिया है। और जहाँ तक मुझे पता है फ्रेंच विदड्रॉ कर चुके हैं। और लास्ट वीक जो है यूएस गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिया, और उनकी वजह मोस्ट प्रोबेबली रशियन ट्रूप्स आर गोइंग टू बी स्टेशन। तो ये कह सकते हो कि रशिया की एक बड़ी मिलिट्री नॉट डिप्लोमेटिक विक्ट्री कही जा सकती है उस रीजन में, जहाँ पे एक तरह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस डोमिनेट करता था। तो भारत के लिए आई डोंट थिंक कुछ है, क्योंकि अफ्रीका में इस रीजन में हमारा कोई खास इन्फ्लुएंस डोमिनेंस है नहीं आज की डेट में। तो अभी के लिए तो इस पे कुछ कहना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। फ्यूचर में हो सकता है, अगर रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो शायद हम भी रशिया के इन्फ्लुएंस के थ्रू कुछ ड्रील्स वगैरह के बारे में बात करें। तो पांचवा पॉइंट वो है, पांचवी जियोपॉलिटिकल अपडेट है, वो इसराइल ईरान के बीच। अब इसमें कुछ बोलने को नहीं है कि इसराइल ईरान जो है ऑन द वर्ज ऑफ वॉर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसराइल और ईरान के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, दोनों के बीच में आई थिंक इराक है। अगर ये जो दिख रहा है तो देखिए इसराइल यहाँ पे कहीं है, और जॉर्डन है, इराक है, उसका ईरान है ना, जॉर्डन, सीरिया या है ना, तो दो तीन कंट्री है सऊदी अरब के थ्रू। तो ईरान और इसराइल की जो बॉर्डर नहीं है, तो या तो ये लड़ाई एयर टू एयर होगी, मिसाइल होगी, ड्रोन होगी, इस तरह के वारफेयर है। लेकिन जो इसराइल के सराउंडिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे ईरान की सपोर्टिंग, ईरान के प्रॉक्सीज बोल सकते हैं, ईरान की समर्थन वाली यूनिट्स है, हिजबुल्लाह हो गया, हुतीस हो गया यमन में। तो वो एंगेज हो सकते हैं इसराइल के साथ लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट में। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि इसराइल ने ईरान में, तेहरान में हमास के एक लीडर को मार दिया, और भी कुछ उन लोगों ने लेबनान में मारा, सीरिया में। तो हो सकता है कि लड़ाई छिड़ सकती है, और अगर इसराइल इस जंग में पीछे मतलब कमजोर पड़ता है, तो फिर यूएस और जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आके इसराइल की मदद कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था, है ना। जैसे अगर आप वीडियो देख सकते हैं लिंक में, तो मैंने बताया था कि इसराइल और ईरान के बीच में लड़ाई से भारत को क्या नुकसान हो सकता है। तो हमारे लिए तो फायदेमंद यही है कि लड़ाई ना हो, क्योंकि लड़ाई होगी तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी तो फिर खर्चा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन, बहुत कुछ हो सकता है। तो पीस है तो हमारे लिए अच्छी बात है। छठा जो जियोपॉलिटिकल अपडेट है कि जो चीन की इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर को नुकसान हो रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा घाटा लग रहा है, उन्होंने जो है बहुत सारे अपार्टमेंट बना लिए, लेकिन वो खरीदने वाला कोई नहीं है। तो जो लोन्स वगैरह दिए गए थे कंपनीज को बनाने के लिए, तो वो डिफॉल्ट हो रहे हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चाइना को लोन देने की बात कही कि हमको लोन देते हैं जो डेफिसिट और करने के लिए। और चीन ने मोरालिटी का कहा कि इट्स नॉट मोरल टू टेक लोन्स फ्रॉम आईएमएफ, मना कर दिया। और ज़्यादा ज़्यादा बड़ा लोन नहीं, अमाउंट नहीं था, तो चीन अपने इस पे कर रहा है। और ये भी एक तरह से ये है कि जो है चीन जो है आउटसाइड इंटरफेरेंस को हटाने की कोशिश कर रहा है। और ये भी बात है कि चीन की इकोनॉमी सब कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन उतना भी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है कि भाई चीन की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो नहीं नहीं। इकोनॉमी में कुछ कुछ एक सेक्टर अगर कुछ गड़बड़ होता है, इसका मतलब नहीं कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो इस बारे में है कि चीन की इकोनॉमी चल रही है बढ़िया,
कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन इट्स नॉट कोलैप्स जैसा कि बताया जा रहा है, और ना ही कोलैप्स होने वाली है। तो ये एक नया अपडेट है, और हमें भारत में हम रहते हुए, हम जो हमारे जो कमेंटेटर्स हैं, चाइना हॉक, जब देखो जब चाइना को ये हो गया, चाइना वो हो गया, उनको थोड़ा सा काम डाउन करिए टोन में। नहीं भाई, तुम पढ़ो, चीन के लोगों से बात करो, ऐसा नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। खुद जाके देखूंगा, सिचुएशन ऐसी नहीं है। हर चीज अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी नहीं कि आप कोलैप्स की बात करने लग जाओ। तो आगे हम, आई थिंक मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा कि चीन की इकोनॉमी के ऊपर, तब हम और बात करेंगे इस पे। और जो 7वां पॉइंट है, आई थिंक ये आखिरी पॉइंट होगा कि, नहीं सेकंड लास्ट है, कि अभी रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से रशिया की जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी ग्रो कर रही है। पहले उसको हाई इनकम कंट्री में शामिल कर लिया गया है, ये सैंक्शंस लगने के बावजूद। सबसे ज़्यादा सैंक्शन रूस पे लगे हैं दुनिया में आज तक। उसके बावजूद वो हाई इनकम कंट्री में ग्रुप में शामिल हो गया है। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, जो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल जो एक पॉपुलेशन का होता है, वो सबसे कम है यूरोप के अंदर या फिर G20 नेशंस के अंदर। तो रूस की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। वो कॉन्फ्लिक्ट भी झेल रहे हैं, इकोनॉमी मैनेज कर रहे हैं, और ये अच्छी स्टडी का विषय हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कैसे मैनेज किया, और काफ़ी लोगों ने इस पर अच्छी वीडियोस बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज की डेट ये है कि जो सैंक्शंस लगाने वाले कंट्री हैं, आपके यूरोप हो गए या यूएस हो गया, बाकी कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी सिचुएशन खराब हो रही है। और रशिया की इकोनॉमी जिस पर सैंक्शन लगे हैं, जिसकी इकोनॉमी कोलैप्स होनी चाहिए, वो अच्छी चल रही है। और जो आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि 2-4 दिन में ये खबर आ रही है कि दुनिया भर के मार्केट जो है क्रैश हो रहे हैं, सेंसेक्स पे ऊपर नीचे कुछ हो रहा है। तो क्या रिसेशन है, क्या वो नहीं है? फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मार्केट्स हर दिन क्रैश होते हैं, मार्केट्स हर दिन ऊपर नीचे होते हैं। और इस पे आई थिंक क्लैरिटी तब आएगी जब थोड़ा सा हमें पता लग जाएगा कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो सकता है, यूएस का स्टांस क्या है, और जो फेडरल बैंक है वो क्या करना चाह रहा है। क्योंकि अभी एक बैंक ने रेट कट की है, तो नहीं सॉरी, रेट कट नहीं की, कुछ इफेक्ट किया, उससे दूसरे बैंक पे स्पिल ओवर हुआ है। और मार्केट में कहते हैं कोर्स करेक्शन कुछ हुआ है, लेकिन हमें वेट करना चाहिए 3-4 दिन का, तब जाके आइडिया लगे कि हुआ किस तरह की जगह, किस तरह की चीज़ें वो जा रही है। मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने जो देखा है कि चीज़ें बहुत जल्दी शुरू होती है और हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमें 3-4 दिन का वेट करें तो सिचुएशन और क्लियर हो सकती है। तो बस इतना ही कहना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू दूसरों को मिल सकती है जियोपॉलिटिकल कमेंट्री में, तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल कमेंट्री के वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।